दोस्तों, आज की ये कहानी काठमांडू का रहने वाला रजत नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू का रहने वाला हूँ। आज जो ये कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इसे कहानी सिर्फ कहानी मत समझना। एक घटना अपने होश में रहते हुए अपनी आंखों से देखा था और अनुभव किया था, लेकिन उस समय चाहकर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उस घटना के बारे में आज भी सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज भी वो दिन मेरे जिंदगी का बस एक सवाल बनकर रह गया है। बहुत सारे लोगों को मैंने उस घटना के बारे में बताया, तो किसी ने यकीन किया तो किसी ने नहीं किया। किसी ने कहा कि यह शायद हो सकता है और किसी ने कहा ये तेरा भ्रम था। लेकिन किसी भी हालत में मैं इसको भ्रम नहीं मान सकता था। दोस्तों, आज मेरी उम्र 35 साल है और यह घटना आज से 17 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों में मैं नया नया ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। मुझे बस कुछ ही दिन हुआ था कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले मैं लगभग 5 साल तक ट्रक ड्राइवर की हेल्प तौर पर काम कर रहा था। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिल गया था। ट्रक में सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ही मेरा काम होता था। उस दिन ट्रक भरकर चावल को ट्रांसफर करना था। वो जगह थी नेपाल के देवधर नाम का एक जगह पर, और ये 8 से 10 घंटे की सफ़र थी। लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन देवघाट नाम का वह जगह वो मेरे लिए नया था, और उस दिन बदकिस्मती से कोई दूसरा ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। आज से पहले मैं कभी वहाँ नहीं गया था। उस ट्रांसपोर्ट के काम में मेरे साथ एक हेल्पर भी था, लेकिन वह देवघाट पहुंचने से पहले ही उतरने वाला था। बात हुआ था कि वह जहां उतरेंगे वहां से मेरा डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है। वहां का कर्मचारी पहले से ही रास्ते में मौजूद हो गए। बाकी रास्ते में वह कॉल करके बता देंगे। उस समय मेरे पास एक नोकिया का बटन वाला फ़ोन हुआ करता था। उसमें हर किसी का नंबर सेव करके रखा था। ये सारी बातें ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर मेरे साथ जो हुआ था वह कभी भी ना होता अगर मैं पहले से ही चेत हो जाता। लेकिन खैर, घंटी सुबह निकलने से पहले ही बज चुकी थी। दोस्तों, मुझे सुबह 9 बजे ही मुझे रवाना होना था। लेकिन ट्रक लोड होने के बाद अचानक जोरों की आवाज़ के साथ ट्रक का पिछला टायर फट गया, और फिर क्या, फिर से ट्रक खाली करके नया चक्का लगाकर रीलोड करना पड़ा, और इसमें बहुत वक्त लग गया था। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी था, मतलब किसी भी हालत में वह जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। दिन के 12 बज चुका था। मैं और मेरा हेल्पर बातें करते हुए बहुत ही मज़े से उस ट्रिप का आनंद ले रहे थे। दोपहर का खाना हम लोग एक साथ एक ढाबे पे खाया। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम ढलकर रात की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात गहरा होता गया, सड़क पर गाड़ी की संख्या भी कम होता गया, और कुछ ही देरी में मेरा हेल्पर भी गाड़ी से उतर गया। उसका घर यहीं कहीं आसपास था। लेकिन ट्रक से उतरने से पहले वह लड़का मुझे बोलता है, यहाँ से यह रोड पकड़कर लगभग 21 किलोमीटर चलने के बाद हमारे 2 लोग इंतजार करते हुए रास्ते में मिल जाएंगे। उन लोगों का फ़ोन नंबर भी कागज़ में लिखा हुआ है। अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें ज़रूर एक बार कॉल कर लेना। इतना बोलकर वह ट्रक से उतर गया। लेकिन उस वक्त जाते जाते वह कुछ ऐसा बोल गया जो सुनकर मैं बिल्कुल हैरान था। उसने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रक के सामने क्यों ना आ जाए, मुझे किसी भी हालत में ट्रक को नहीं रोकना है। ट्रक रोकने से भयंकर संकट आ सकता है, जो कि मैं इतनी रात को बिल्कुल अकेला हूँ। इसलिए अगर मेरे साथ कोई होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो थोड़ा डर ही गया था। एक तो नई जगह और ऊपर से इतनी रात हो चुकी है। लेकिन फिर मैंने सोचा ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है, बस 21 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मुझे वह लोग ज़रूर मिल जाएंगे। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि वह मजाक मजाक में मुझे डराने के लिए यह सब बोलकर भाग गया। पर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस 21 किलोमीटर के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसे होने वाला था। उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन को उतरने के बाद फिर से ट्रक को गियर में डाला और आगे की तरफ चल पड़ा। उस समय रात को 12:30 बज चुका था। पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई नेपाल की उस जगह में
उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा साया हुआ था। उस रास्ते से आता जाता कोई नजर भी नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो उस वीरान सा जगह में उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में आगे की रोड बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे में अचानक से मेरे सामने जंगल के अंदर एक बड़ा सा साइज का बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया था। हमारे संस्कार में रास्ते में बिल्लियों का आना अशुभ माना जाता है। बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसे हालत में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, उसके बाद सफर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे कानों में बस मोहन की वह बातें गूंज रही थी। मुझे लगा कि वह शायद मजाक मजाक में सीरियसली मुझे चेतावनी दे गई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। आगे चलते चलते एक बार में अपनी जेब से फोन निकाला और देखा उसमें बस एक ही नेटवर्क सिंबल अप डाउन हो रहा था। अब मुझे थोड़ा और डर लगने लगा, क्योंकि इस हालत में अगर कोई मोबाइल फोन पर नेटवर्क ना मिले तो किसी से कांटेक्ट करने में मुश्किल ही हो जाएंगी। फिर आगे क्या होगा पता नहीं। ये सारी बातें सोचते हुए मैं मेरा मोबाइल फोन फिर से जेब में रखकर एक पल के लिए ट्रक की साइड मिरर पर आंख डाला और फिर उस मिरर के अंदर जो देखा उसे देखने के बाद मेरा हालत और भी खराब होने लगा। मैंने देखा कि ट्रक के दाहिने तरफ कंटेनर की दीवार पर चिपकली की तरह कोई इंसान चिपक के बैठा है, या फिर कहो कि बैठी है, क्योंकि वह एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके देखकर लग रहा था ज़रूर कोई महिला होगी। ऐसे कोई साधारण इंसान दीवार पर चिपक कर नहीं बैठ सकता। ये तो कोई इंसान ही मुझे नहीं लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज होने लगा। ऐसे में अचानक आगे की रोशनी में मैंने देखा कि एक लाल साया जंगल से निकलकर बहुत तेज गति के साथ सड़क से एक साइड से दूसरी साइड जाकर गायब हो गई। ये सब देखकर मेरे माथे से पसीनों की बूंदें निकल आएगी। फिर अगले ही पल जब मैंने साइड मिरर पर फिर से नजर डाला तो देखा कि इस बार कंटेनर के दीवार पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि ये सब एक वहम है। डर के मारे अनब शनब चीजें दिखाई दे रही थी। ऐसे हालत में समय और रास्ता एक जगह पर रुके हुए थे। उस 21 किलोमीटर का सफर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे 21 किलोमीटर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर जाना है। मैं ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ाया और मैं जागरूकता के साथ ट्रक चलाने लगा। उस वक्त मुझे थोड़ा सा प्यास भी लग रहा था, लेकिन ट्रक को रोककर बोतल निकाल के पानी पीने का इरादा उस समय मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि कब मैं इस 21 किलोमीटर का सफर खत्म कर पाऊँ। और एक अजीब बात थी कि मोहन जब ट्रक से उतरा तब से लेकर अभी तक कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी आगे मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में ही चलते चलते ही अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसे मेरा बस पैंट गीली होना ही बाकी था। क्योंकि दोस्तों ट्रक चलते चलते एक बड़ी आवाज के साथ ट्रक रास्ते में ही बंद हो गया। मैं काफी हैरान हो गया। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। बस आगे की हेडलाइट जल रहा था और उस रोशनी में दूर सुनसान सड़क और वीरान वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस दुनिया से बाहर आ चुका हूँ। फिर मैं और एक बार अपना नज़र घुमाया और साइड मिरर पर देखा, लेकिन फिर से मुझे वहाँ कुछ अजीब चीज़ मुझे नहीं दिखाई दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर से मेरे जेब से मोबाइल निकाला और पर्स में रखी गई उस कागज़ को निकाला जिस कागज़ में उन लोगों का नंबर लिखा हुआ था। लेकिन मोबाइल फ़ोन ऑन करते ही मैंने देखा कि थोड़ा बहुत नेटवर्क कुछ देर पहले मिल रहा था, लेकिन वह अभी बिल्कुल गायब हो गया है। फिर भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर मैंने घड़ी में देखा तो 1 बज चुका था। मैंने थोड़ा इधर उधर नज़र घुमाया तो मेरे चारों तरफ अंधेरे के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। अजीब सी मुसीबत में फंस गया था। एक तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और दूसरी बात आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे मैं ट्रक के दरवाजे को लॉक करने का सोचा। फिर मैं जैसे ही लेफ्ट साइड के दरवाजे को लॉक करने के लिए आगे गया तो मुझे पीछे थोड़ी ही दूर रास्ते के बगल में एक पेड़ के नीचे छोटी दुकान दिखाई दी। दुकान को देखकर मैं सोच में पड़ गया। अभी तो इस रास्ते से होकर आया, लेकिन गौर से देखने के बाद भी मुझे कोई दुकान नहीं दिखाई दी। तो फिर ये कहाँ से आ गई? फिर मैंने सोचा
चलो अच्छा ही हुआ, ऊपर वाले ने शायद मेरी बात सुन ली। दुकान के अंदर कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। मोहन ने जाते हुए उस समय खामोखाम मुझे डरा दिया था और उसी डर के कारण मुझे मिरर में वही अजीब चीज दिखाई दी। यह सोचते हुए मैं ट्रक की चाबी निकाला और दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर आया। फिर मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर दुकान के अंदर एक लाइट बहुत ही धीमी धीमी जल रही है। फिर मैं 200 कदम आगे चलने के बाद मैं उसी छोटी दुकान के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि उस दुकान के अंदर एक बूढ़ी औरत घूंघट निकालकर नीचे की तरफ झुककर बैठी हुई थी। मैंने उसके सामने जाने के बावजूद भी उन्हें आंखें उठाकर भी नहीं देखा। शायद इसकी उम्र हो चुकी है, इसके कारण ठीक से दिखाई या सुनाई नहीं देता होगा। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आया। मैंने खासकर बोला, दादी जी क्या चाय मिल सकती है? उसने आंख उठाकर देखा, लेकिन सच कहे तो उसके चेहरे में मुझे कुछ अजीब नहीं दिखाई दी। लेकिन सच कहे तो उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि बेचारी बहुत ही दुखी होगी, शायद, वरना इस उम्र में कौन क्यों काम करेगा। कांपते हुए अपने हाथों से चाय बनाने लगी। उसे देखकर मुझे लगा शायद वह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं चाय बनाने तक चुप बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद उसने चाय बनाकर मुझे दिया। चाय पीते पीते मैंने उससे पूछा, क्या आप यहाँ अकेली हो? आपका घर कहाँ है? वो बोलती है। मैं जानकर हैरान हो गया था कि उसका कोई घर नहीं है, यही दुकान ही उसका सब कुछ है। खाना पीना और सोना जागना सब कुछ यहीं पर है। उसकी हालत देखकर सच में मुझे बेहद खराब लग रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी भी हालत कुछ अच्छा नहीं था। मुझे मैकेनिकल की ज़रूरत थी। मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आसपास कोई मैकेनिकल मिल सकता है? तो उसने बताया, यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, सुबह तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई इस रास्ते से नहीं आता जाता। यह बात सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे जैसे भी करके आज देवघाट पहुंचना था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरी हालत देखकर वह बूढ़ी औरत थोड़ा हंस पड़ी और बोलती है, किस्मत तुम नहीं बदल सकते, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने सोचा, हाँ बात तो सही है, इस हालत में और क्या ही किया जाए। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि इस बूढ़ी औरत का दुकान मिल गया। मैं चाय पीते पीते उसके साथ बातें करने लगा। यह जगह कौन सा है? यहाँ जगह पे और कोई दुकान क्यों नहीं है, या फिर कोई इंसान यहाँ क्यों नहीं रहते? इसके बारे में मैंने उससे पूछा तो फिर उस औरत ने बताया, दरअसल उस रास्ते से थोड़ी ही दूर एक नदी है। बहुत साल पहले उस नदी किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव का लोग अपने आप में बहुत ही खुश था, लेकिन उस समय एक महामारी शुरू हुआ और काफ़ी सारे लोग मारे गए। उस गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। वो तंत्र मंत्र के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसलिए गांव वालों ने उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह अपने आप में डूबकर गांव वालों के साथ रहते थे। पर उस महामारी के बाद गांव वालों ने सोचा इसके पीछे उस औरत का ही हाथ है, और एक दिन रात को पूरे गांव वाले मिलकर उस बूढ़ी औरत को जिंदा जला देते हैं। सुनने को आता है कि तब से लेकर आज तक वह औरत उस नदी किनारे घूमती रहती है। वह इंसान से बहुत नफरत करती है, इसलिए रात के अंधेरे में अकेले इंसान को वह अपनी शिकार बना लेती है। इस इतिहास को सुनने के बाद मैंने उससे कहा, क्या आपको ये अकेले रहने से डर नहीं लगता? तो उसने बोली, आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसे में डरने वाली बात हो। यह तो सब लोगों के मन बनाई ही कहानी है। उसके मुंह से यह बात सुनने के बाद मैं थोड़ा निश्चित हुआ। इतनी देर तक मैं उस छोटी सी दुकान के अंदर छोटी सी बेंच के ऊपर बैठकर उससे बात कर रहा था। उस समय मुझे काफ़ी भूख लग रहा था। शायद यही समझते हुए उस बूढ़ी औरत एक डिब्बे से 2 बिस्किट निकालकर मुझे दिया। मैंने उसे शुक्रिया कहकर वह बिस्किट लिया और खाने लगा। कल सुबह निकलने से पहले मैं आपको पैसा चुका दूंगा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नींद आती है तो उस बेंच पर ही सो जाना। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ, थोड़ी ही दूर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। इतनी रात को और कुछ उपाय भी नहीं था। देखते हुए मैं वहीं बैठकर बातें करने लगा। मैंने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुका था। फिर मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसमें देखा तो उसमें नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं था। फिर ना जाने मैं बैठे बैठे कब मेरी आंख भी लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। कितनी देर तक मैं सोया था कुछ मुझे पता नहीं। अचानक एक झटके से मेरी नींद खुली और मेरी नींद टूटते ही आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गया।
मैंने देखा कि मैं बेंच पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन वह बूढ़ी औरत और उसकी दुकान वहां से मानो गायब हो चुका था। मैं रास्ते के पास जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे टूटी फूटी बेंच पर बैठा हुआ था। मेरे हाथों में एक मिट्टी से बनाया हुआ प्याला है जिसमें वह बूढ़ी औरत ने मुझे चाय दी थी। फिर मैंने उस प्याले के अंदर देखा तो प्याले के अंदर चाय नहीं बल्कि ताज़ा लाल खून था और मेरे होठ पर भी अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गया था, मानो मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया और तभी मैं बेहद बुरी तरह से उल्टी करते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन इस बार ट्रक की तरफ ना दौड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ दौड़ने लगा। तो मुझे पता चला कि यह जंगल धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, मतलब यह काफी बड़ा ढलान है। मैं उस ढलान से ही नीचे की तरफ दौड़ने लगा और कुछ ही देर के बाद मेरे सामने वही नदी दिखाई दी। तब तक अंधेरे में रहते हुए भी मेरी नज़र थोड़ी तेज हो गई थी। आसपास का नज़ारा काफ़ी साफ दिखाई दे रहा था। नदी के पास पहुंचते ही मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। प्यास के मारे मेरा गला भी सूख रहा था। मैंने नदी की पानी में हाथ डाला और थोड़ा पानी उठाकर पी लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं लोग उम्मीद में जीतते हैं, इसलिए मैं फिर से अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो देखा मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसी हालत में मेरा पूरा शरीर पसीनों से भीग चुका था। अचानक से मैंने देखा कि नदी के पानी में एक पत्थर के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। वह महिला आगे की तरफ घूमकर बैठी हुई थी और इसके कारण उसको मैं सिर्फ पीछे से ही देख पा रहा था। वह जिस पत्थर के ऊपर बैठी थी उस पत्थर का कुछ हिस्सा उसके बालों से ढके हुए थे। उस महिला के शारीरिक गठन और उसका बैठने की तरीका देखने से ही मुझे पता चला कि वह काफी सुंदर होगी। ना जाने मैं कैसे मैं उसमें सम्मोहित हो पड़ा। एक स्थिर दृष्टि में बस उसे ही देखने लगा। ऐसे में ही 2 मिनट बीत गए और तब मुझे एहसास हुआ उस महिला के बाल धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। अब ये बाल नदी के पानी को टच करने वाले हैं। अगले ही कुछ मिनट के अंदर वो बाल धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। मैंने सम्मोहित होकर धीरे धीरे नदी में उतर गया। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे भी करके मुझे उस महिला के पास पहुंचना ही है। पानी में घुटने तक आ गया और कुछ ही देर के बाद कमर तक मैं डूब गया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वह महिला भी मुझसे दूर हो जा रही थी। मतलब हम दोनों के बीच में जो दूरी है वह आगे जाने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा था। फिर भी ना जाने किस मकसद से सम्मोहित होकर मैं गहरे पानी के अंदर जाने लगा। ऐसे में अचानक जंगल के अंदर से लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं नदी के पानी में जा रहा हूँ, फिर भी मुझे किनारे तक जाने का कोई मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था वह महिला मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे उस तक पहुंचना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं और भी गहरी पानी में बस जाने ही वाला था। ऐसे में अचानक कोई मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में मैं अपने होश में आया और हैरान होकर मैं घूमा तो देखा मेरे सामने मोहन खड़ा था और नदी किनारे 3-4 आदमी हाथ में टॉर्च लिए हुए आसपास खड़े थे। ऐसे ही मैं आगे की तरफ फिर से नजर डाला तो मैंने देखा मेरे सामने वह महिला बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वह जगह बिल्कुल सुनसान था। उसके आसपास उस महिला का कोई नामो निशान नहीं था। अगले ही पल मैं धीरे धीरे मोहन के कंधे पर होश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं देवघाट के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में था। मेरे सामने मोहन बैठा हुआ था। मोहन के मुंह से बाद में सुना था कि उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरा कोई अता पता नहीं था। ये देखकर सब लोग घबरा गए थे। फ़ोन पर एक दूसरे से बात होने लगी तो वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। मोहन ने उसके साथ अपने गांव से कुछ लोगों को भी लेकर आ गया था। रास्ते में ट्रक खड़ा देखकर वह लोग मुझे जंगल में ढूंढने लगे और फिर इस हालत में मैं उनको मिल ही गया। मोहन और उसके साथ आए लोग कह रहे थे कि तुम किसी चलावे के शिकार बन गए थे। उस रात अगर उन लोगों को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वह रात मेरे लिए आखिरी रात होगा। और डायन समझकर बूढ़ी औरत को जला देने वाली कहानी बिल्कुल सच थी। आज भी उस जगह पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है और इंसानों को भटका के उसे मार देती है। आज मेरी यह जिंदगी मेरे लिए एक वरदान है। और दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है मेरी कहानी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।